नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। क्या अरुणाचल प्रदेश का विवाद सिर्फ जमीन का विवाद है या 1914 से तिब्बत की जो सॉवरेनिटी है उससे शुरू हुई एक सेंचुरी ओल्ड लीगल और जियोपॉलिटिकल बैटल है? जानते हैं आप, जब भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर, मैप्स और सॉवरेनिटी की बात आती है ना, तो हमारा पड़ोसी मुल्क, मैं कह रहा हूँ चाइना के बारे में, किसी न किसी नए विवाद के साथ हमेशा तैयार रहता है। हाल ही में, जैसे आपको याद होगा, अगस्त में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्टैंडर्डाइज्ड प्लेसेस, जिसमें माउंटेन पासेस भी हैं, लेक्स हैं और वॉर मेमोरियल्स भी शामिल हैं, उनके ऑफिशियल इंडियन नेम्स मैप में रजिस्टर किए। अब साहब, चाइना कैसे दे सकता था? अब जैसे ही ये हुआ वैसे ही चाइना की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। जगनाम हमारी टेरिटरी है, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है। अब उनसे यार कोई पूछे, जब आप साल 2017 से बैठ कर अरुणाचल प्रदेश की जगहों को चाइनीज नाम दे रहे थे, तब आपको लगा था कि ये तो यार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं हम। पर जैसे ही इंडिया ने अपने नाम चेंज किए और नया मैप जारी किया, आपकी भाई साहब फीलिंग हर्ट हो गई। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये मैप वॉर या 27 नेम कंट्रोवर्सी तक सीमित नहीं रहेंगे। आज हम उस 112 साल पुरानी ओल्ड लीगल और जियोपॉलिटिकल बैटल को अनलॉक करने वाले हैं दोस्तों, जिसकी शुरुआत हुई थी 1914 में शिमला कन्वेंशन से। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम क्यों करता है, सवाल यह है कि क्या ये विवाद सिर्फ कुछ पहाड़ों या जमीनों के बारे में है या फिर हिस्ट्री की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस का है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी टाइमलाइन को स्क्रैच से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है 1914 से। उस वक्त क्या था कि हिमालयाज में आज की तरह के डिजिटल बॉर्डर्स या क्लियरली डिमार्केटेड पेट्रोल पॉइंट्स हुआ ही नहीं करते थे। रीजनल बाउंड्री क्लैरिटी के साथ 1914 में शिमला में एक हिस्टोरिकल कन्वेंशन हुआ कि भैया आओ डिसाइड कर लेते हैं। और इस कन्वेंशन में 3 मेन पार्टीज बैठी। 1914 में पता है आपको, उस वक्त आज़ादी नहीं मिली थी। तो कौन कौन बैठा था? ब्रिटिश इंडिया, ये रिप्रेजेंट किया था सर हेनरी मैकमोहन ने, दूसरा तिब्बत और तीसरा चाइना। इस मीटिंग में सर हेनरी मैकमोहन ने तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में करीब 890 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी, जिसे आज हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। अच्छा, इस जो एग्रीड बाउंड्री ने जो तवांग है, आप पीछे फोटो में देख रहे होंगे, तवांग समेत पूरे प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश इंडिया की टेरिटोरियली एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे रखा। लेकिन यहीं से शुरू होता है दोस्तों चाइना का ऑब्जेक्शन। चाइना का क्लेम क्या है? चाइना कहता है कि 1914 में शिमला कन्वेंशन में चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने फाइनल डॉक्यूमेंट में साइन किया ही नहीं था। और चाइना का यह भी मानना है कि तिब्बत सॉवरेन स्टेट था ही नहीं, तो वो साइन कैसे कर सकता था। इसलिए तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में कोई भी ट्रीटी या हुई हो या कोई बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ हो तो वो लीगली बाउंडिंग नहीं हो सकता है। ये उसमें लॉजिक तो था कि वो लीगली बाइंडिंग है नहीं, क्योंकि तिब्बत को वो इंडिपेंडेंट ट्रीटी मानता नहीं था। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि साहब, जब ट्रीटी की जरूरत थी तब आप नेगोशिएशन से पीछे हट गए और आज 100 साल बाद कहते हैं कि यार वो ट्रीटी ही इनवैलिड है। अच्छा, भारत का काउंटर एग्रीमेंट बहुत क्लियर और डायरेक्ट है दोस्तों। वो कहता है कि 1914 में तिब्बत के पास सफिशिएंट इंटरनेशनल पर्सनालिटी और ट्रीटी मेकिंग पावर थी। देखिए, इंडिया का बिल्कुल अलग रुख है जो चाइना का था। दूसरा, इंडिया बोलता है कि मैकमोहन लाइन एक वैलिड इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी। और तीसरा, इंडिया बोलता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने इसे ब्रिटिश इंडिया से इनहेरिट किया है यार, और डिकेड्स तक कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है वहां पे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब हम बात करते हैं कि एक पूरे रीजन के
जो बोला जाता है क्राउन ज्वेल, उसका नाम है तवांग। अगर आप अरुणाचल चाइना डिस्प्यूट को गहराई से समझना चाहते हैं ना दोस्तों, तो तवांग के रोल को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे तवांग में क्या है, तवांग में आइकॉनिक तवांग मोनेस्ट्री स्थित है जो 17th सेंचुरी में बनी थी। यहाँ क्या था, यहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज्म का एक बहुत पवित्र और इंपॉर्टेंट सेंटर है, ये सब जानते हैं। तवांग 6th दलाई लामा की बर्थ प्लेस भी रहा है। चाइना का आर्गुमेंट तवांग को लेकर बहुत ही इमोशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों है। चाइना का की व्यू है, चाइना बोलता है कि तवांग हिस्टोरिकली तिब्बतन कल्चर और रिलीजियस स्फीयर का हिस्सा था, यह मानते भी हैं। इसलिए तिब्बत का पार्ट होने की वजह से तवांग पर चाइना का राइट बनता है। लेकिन इंडिया का काउंटर बिल्कुल रियलिस्टिक है। इंडिया कहता है कि भैया रिलीजियस इन्फ्लुएंस या कल्चरल कनेक्शन कभी भी ऑटोमेटिक लीगल सॉवरेनिटी प्रूफ नहीं बन सकता। अगर कल को दुनिया का कोई देश ये कहे कि दूसरे मुल्क में बने स्पिरिचुअल सेंटर्स या टेम्पल्स उसके पॉलिटिकल कंट्रोल में आते हैं, तो ये बॉर्डर पॉलिटिक्स की दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात होगी दोस्तों, जो चाइना इस वक्त बोल रहा है। इंडिया ने 1951 में तवांग में फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एस्टेब्लिश कर लिया था और इंडिया का पोजीशन बिल्कुल सॉलिड है गुरु कि कल्चरल सिंपैथी एक जगह है, पर ग्राउंड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन ये बिल्कुल अलग चीजें हैं जो आज के दिन में इंडिया के पास है। 1947 में दोस्तों इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद जो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसका एग्जिस्टेंस हुआ, वो बना। इसके बाद 1950s में चाइना ने तिब्बत पे फुल्ली कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया दोस्तों, जबकि तिब्बत के लोग आज भी इंडिया से प्यार करते हैं, इंडिया को चाहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरे तिब्बत पे आज के दिन भी चाइना का है। और कभी कभी तो जानते हैं कि तिब्बत के लोगों को चाइना का पासपोर्ट देने में सालों साल लग जाते हैं, सालों साल। जो एक चाइनीज जो हैन चाइनीज हैं उनको 15 दिन में मिलता है, वो एक तिब्बतन जो आपका लोकल आदमी है उसको सालों साल लग जाते हैं और उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडिया का बॉर्डर बहुत पीसफुल था तिब्बत के साथ, वैसे मैंने बताया मैन टू मैन जो कनेक्शन था वो भी बहुत अच्छा था, पीपल टू पीपल कनेक्शन आई वांटेड टू से। अब यहां पे क्या हुआ कि जब चाइना का कंट्रोल हो गया तो तिब्बत की जगह एक पावर हंग्री पीआरसी आके खड़ा हो गया। और उसी दौर में दोस्तों याद होगा हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन तो बहुत लगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे टेंशन लगातार बढ़ रही थी। फिर आता है 20 अक्टूबर 1962, सबको याद होगा, चाइना ने मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया। ईस्टर्न सेक्टर में बैटल्स लड़ी गई, तवांग में, सेला में, बोमडिला में एंड विलोंग में। लेकिन 1962 वॉर के बाद एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला जो बीजिंग के क्लेम्स की दोस्तों हवा निकाल देता है। अगर चाइना का यह दावा सच है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो जेंगनम कहते हैं, उनको अपना टेरिटरी है, तो 1962 में यूनिलैटरली सीज फायर करके उनकी फोर्सेस पीछे क्यों हटी? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? अगर उनकी जगह होती तो यार तुम्हें तो एक बार कंट्रोल कर ही लिया था, इंडिया तो वॉर हार ही गया था, तो उससे पीछे क्यों हट गए? ले लेते उसको। चाइना ने जो कैप्चर की अपनी जो टेरिटरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड थी, उस पर परमानेंट ऑक्यूपेशन क्यों नहीं किया? 1962 के वॉर ने न्यू दिल्ली को एक बहुत कड़ा लेसन दिया दोस्तों कि बॉर्डर एरियाज में सिर्फ मैप्स काफ़ी नहीं होते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रोड्स, एयरफील्ड्स, वाइब्रेंट विलेजेस, एक्टिव आर्मी प्रेजेंस सब कुछ चाहिए होता है। इसके बाद इंडिया ने इसे बाउंड्री लाइन को करीब पूरा फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, उसके बाद ही किया है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इंडिया ने इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन किया। 1954 में फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड उनका नाम दे दिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA। 1972 में
It is declared as a union territory and renamed as अरुणाचल प्रदेश। 1987 में इसको फुल फ्लेजेड 24th स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना दिया गया। चाइना ने इंडिया के इस नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस पर हर बार प्रोटेस्ट दर्ज कराया। दोस्तों, चाइना का कहना था कि इंडिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनिलैटरली इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे कर सकता है, और जो इंडिया कर रहा था। और इसमें इंडिया का बहुत सिंपल आंसर था दोस्तों कि भैया हम अपनी सॉवरेन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें किसी एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत नहीं है इसके बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं 2026 के मैप वॉर की। चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश की प्लेसेस को चाइनीज नेम रिलीज करता है। बीजिंग सोचता है कि कागज पे नाम बदलने से जमीन उसकी हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल उसका 1 इंच का भी नहीं है। पर इंटरनेट में आप देखिएगा जो पीडीएफ रिलीज करके मैप्स बना रहे हैं उसके नाम चेंज कर रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया, अगस्त 26 में इंडिया ने 27 ऑफिशियल लोकेशंस, जिसमें पासेस हैं, वार मेमोरियल्स हैं, लेक्स हैं, उनके नाम कोऑर्डिनेट बेस्ड रजिस्टर कर दिए उन्होंने। नाम बदलने के लिए किसी कंट्री की सॉवरेनिटी चेंज नहीं होती। सॉवरेनिटी किससे चेंज होती है? ग्राउंड गवर्नेंस से, इलेक्शन से, टैक्स कलेक्शन से, बॉर्डर प्रोटेक्शन से, और रेसिडेंट्स की जो पॉपुलेशन है उसकी आइडेंटिटी से तय होती है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में ये सब 100% इंडियन सिस्टम के ही अंडर है। अब हम पूरी जो डिबेट है उसको समराइज करते हैं दोस्तों। डस चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश? यस, रफली 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। डस चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव अरुणाचल? एब्सोल्युटली नो। कौन गवर्न कर रहा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये जो 1914 की ट्रीटी है वो गले की फांस बनी हुई है। मैकमोहन लाइन को कोई मानता नहीं, इंडिया मानता है, चाइना नहीं मानता। तो अब सॉल्यूशन ये है कि क्या किया जाए। दोनों ही चुप बैठे हैं अपनी जगह पे, केवल नाम वगैरह चेंज करते रहते हैं और कुछ नहीं है। और दोनों, आप जानते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में आपस में बात भी हो गई कि भैया अब वॉर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डंडों से जो है वो जो वॉर हुई थी वो आपको याद होगा गलवान में। तो दोनों ही कंट्रीज ऐसे छोटे छोटे एक्शंस लेती रहती है जिससे कि इंडिया बताए कि भाई अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडिया का स्टेट है। और चाइना हमेशा ये कहने की कोशिश करता है कि नहीं साहब ये हमारा है और एक दिन हम आपको इसे लेके रहेंगे। दोस्तों, मेरी राय इसमें यह है कि एक एमिकल सॉल्यूशन इसका बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अगर चाइना की प्रॉब्लम केवल अरुणाचल प्रदेश ही है और कुछ नहीं है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं या कुछ एरिया आप सीट कर सकते हैं चाइना को किसी और चीज़ के बदले, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से भी लगा हुआ है और तिब्बत पे 100% कंट्रोल है चाइना का। कोई एमिकल सॉल्यूशन पूरी दुनिया का इसलिए ज़रूरी है इसमें क्योंकि आज इंडिया की, चाइना की और रशिया की ये ज़रूरत है कि तीनों एक हो जाएं। अगर तीनों एक नहीं होते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। यूएसए, खासतौर से ट्रंप, और मैं कहता हूं अगर ट्रंप के बाद भी कोई ऐसा दूसरा ट्रंप 2.0 आ जाता है, वो भी 10 साल रहता है, तो आप क्या 15 साल वेट करोगे किसी नॉर्मल आदमी के आने का यूएसए में? वो चाइना के पीछे पड़ा है, इंडिया के पीछे पड़ा है, रशिया के पीछे पड़ा है। रशिया का तो ऑयल के लिए, इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया दूसरा चाइना ना बन जाए, और चाइना इसलिए क्योंकि चाइना बन चुका है। अमेरिका को अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी मोनोपोली, अपना नंबर 1 का तमगा ये रखने के लिए इसको तीनों को अंडर चेक रखना है, इंडिया को, रशिया को और चाइना को। अब इन तीनों कंट्रीज को यह सोचना है कि मिलके कैसे मुकाबला करें एक महिषासुर का, एक दानव का। अमेरिका को आप कुछ भी बोल रहे, लोग कहते हैं वो डिक्लाइन में जा रहा है, हो सकता है, लेकिन अमेरिका के पास जितनी पावर है उसको डिक्लाइन में जाने में भी 100 साल लग जाने हैं। पूरा स्विफ्ट उसके हाथ में, पूरी R&D उसके हाथ में। आप देखिए गूगल उसके हाथ में, माइक्रोसॉफ्ट उसके हाथ में,
आई मीन आप ये देखिए कि क्या चीज़ नहीं है। टेस्ला उसके पास, जितनी बड़ी R&D है वो उसके साथ, नए नए इक्विपमेंट, नए नए डिज़ाइन, सब कुछ तो अमेरिका के पास है। चाइना तो कॉपी कर रहा है, और इंडिया, रशिया की आज वो कैपेबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वॉर्स। और इंडिया अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा दोस्तों। अपनी बात को अगर आप मानेंगे नहीं, अपनी कुछ गलतियां मानेंगे नहीं आप, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया आज उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे जो एक इंटेलेक्ट यूएस में है या चाइना में है। इंडिया को भी टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते हैं